नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। नमस्कार। जय हिंद सर। सर, पाकिस्तान अपनी हरकतों के चलते अब खुद भी बुरी तरह से फंस गया है। आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आतंकवादी जब उसके यहाँ हमले करते हैं तो शोर मचाता है, भारत पर आरोप लगा देता है। अब तो भारत ने भी उसको दो टूक सुना दिया है ना कि पहले आतंकवादियों को पालना पोसना बंद करो, तभी आतंकवाद खत्म होगा। हाँ बिल्कुल अंजू, देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है। पाकिस्तान दो तीन डिल्यूजन में रहता है। उनको एक इस बात का डिल्यूजन है कि उन्होंने भारत को हरा दिया, पहली बात। दूसरा डिल्यूजन उनको इस बात का है कि वो आज पूरी दुनिया में सबसे बड़े पीस मेकर की तरह से उभर करके आ रही है। दो बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे वो इनके सीधे इससे निकल करके आते हैं। तो हमारे विदेश मंत्रालय ने साफ, क्योंकि उनका अभी क्या हो गया है कि कोई भी गतिविधि पाकिस्तान में होती है और अगर वो नेगेटिव है तो उसके लिए भारत को ब्लेम कर दो। अफगानिस्तान में भारत जा रहा है तो उसके लिए ब्लेम कर दो कि भारत जो है पाकिस्तान को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। भारत को पाकिस्तान को एनसर्कल करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है हमारे विदेश मंत्रालय ने कि ये आपका अपना क्रिएशन है। तालिबान आपने बनाया तो टीटीपी आपने आपके द्वारा बना, और उसी टीटीपी का एक हिस्सा ये है जिसने आकर के आपके सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला कर दिया, कराची के हार्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां हमला हुआ, कराची के हार्ट में। इसका मतलब यह है कि जो उनका इकोसिस्टम है वो कितना इफेक्टिवली पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है। और ये तमाम चीजें पाकिस्तान का अपना क्रिएशन है, और भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमारा इससे कोई, पहली बात तो लेना देना नहीं है, और दूसरा आप अपना घर ठीक करो। जब आपके पास किसी भी चीज, अंजू, जब आप हर चीज को डिनाई करने लग जाओगे, जब आप एक कांस्टेंट डिनायल मोड में रहते हो, जब आप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो कि इसकी वजह आपके अपने अंदर है, तो आप उसको सही कैसे करोगे। यही परेशानी पाकिस्तान की है कि वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। हर चीज के लिए उनके पास एक जगह है, एक चीज है, उसको ब्लेम कर सकते हैं, और उसका नाम है भारत। तो ये पहली बात। दूसरी बात आप देखिए कि अब उन्होंने क्या किया है, जो शांति के दूत बन रहे हैं पूरी दुनिया में। जैसे ही उनके ये हुआ तो एक ऐसे देश के ऊपर, अफगानिस्तान, जिसके पास ना एडी ना एयरफोर्स ना कुछ, वहां पर जाकर के सिविलियन एरियाज में 3 जगह पर उन्होंने एयर स्ट्राइक्स कर दिए। 40-50 सिविलियंस को मार दिया। अब इसका क्या है कि अब अफगान तालिबान ने भी कहा है कि भाई इसका बदला हम लेंगे। तो उन्होंने एक तरीके से क्या कर दिया है कि इस पूरे के पूरे बॉर्डर को, अफगानिस्तान के साथ जो उनका ड्यूरेंट लाइन है, उसको एक्टिवेट कर दिया दोबारा। अब आप देखना अंजू, आने वाले समय में तुरंत अफगान तालिबान इसका कोई ना कोई हिसाब किताब जरूर बराबर करेंगे। तो इससे पूरा का पूरा, तो आप जब पूरी दुनिया में शांति फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और आपके अपने घर में, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, या पीओजे के में आप देखिए किस प्रकार की हालात बने हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को अपने अंदर गिरेबान में झांकना पड़ेगा, और उनको जो पिछले इतने वर्षों से उन्होंने ग्राउंड तैयार किया है, आतंकवादियों को बढ़ा के, आतंकवाद को एक अपनी पॉलिसी बना करके, आतंकवादी संगठनों को अपनी पाकिस्तान आर्मी का एक एक्सटेंडेड रेजिमेंट समझ करके, और उसका अपने से जो उनके एडवर्सरीज हैं उनके ऊपर प्रयोग करके, उससे उन्होंने हालात बिगाड़ के रख दिए हैं। और आज कराची में हुआ है, ये दिन दूर नहीं जबकि लाहौर रावलपिंडी में भी इस प्रकार के आपको हरकतें नजर आएंगी। इसके लिए पाकिस्तान स्वयं पूरी तरह से जिम्मेवार है। अगर आप बबूल बोगे तो आम नहीं खा सकते। ये हिलरी क्लिंटन ने 2011 में इनको कहा था, किसी और को नहीं, इनको कहा था कि इफ यू कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, देयर इज नो गारंटी दैट इट विल नॉट बाइट यू। अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सांप आपको नहीं डसेगा। और वही सांप उठ करके आज पाकिस्तान को डस रहा है, और उसका भी वो तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। उसका जब आप किसी और को उसका जिम्मेवार ठहरा देंगे तो उसका तोड़ आपका कभी नहीं निकलेगा। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान की जो हरकत है वो पूरी की पूरी नाजायज है। उनका अफगानिस्तान के ऊपर इस तरह से एयर स्ट्राइक्स करना वो नाजायज है। उनके रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया है कि आज दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं है,
और अब हम काबुल का भी वही करेंगे जो हमने दिल्ली का किया। इस डिल्यूजन की मैं बात कर रहा था। दिल्ली में जब हमने उन पे हमला किया तो उन्होंने इतनी मार खाई थी, क्लॉबरिंग इस शब्द का मैं इस्तेमाल करता रहा हूं। पाकिस्तान वाज क्लॉबर्ड इन ऑपरेशन सिंधु। वो जानते हैं इस बात को, सब जानते हैं। तो अब वो यूं करेंगे जो हमने दिल्ली को किया था वही काबुल को करेंगे। दिल्ली को आपने क्या किया भाई? एक वहां पर चिड़िया तो पहुंची नहीं आपकी। तो ये जो डिल्यूशन है, इसकी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं गलत अपनी कैलकुलेशंस में जा रहा है। और ये जो हमला अफगानिस्तान के ऊपर किया है, इसके रेपरकशंस गहरे होंगे। और इसका असर, अंजू ये बात आप समझिए, इसका असर काफी लोग इस बात को नहीं मानते, इसका असर चीन पर पड़ेगा। क्योंकि चीन नहीं चाहता कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो डिस्टर्ब रहे, क्योंकि चीन के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं इस एरिया के डिस्टर्ब होने से, पहली बात। और दूसरी बात, जो अफगानिस्तान का इलाका है वो चीन के साथ भी मिलता है। और चीन का जो सिंकियांग प्रोविंस है, जहां पर कि चीन लगातार मुसलमानों के ऊपर अत्याचार अनाचार कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया जानती है। और ये जो इस्लाम के बड़े मित्र हैं पाकिस्तान, और ये लोग, उनकी जबानें उस समय बंद हो जाती हैं क्योंकि चीन से सामना है। तो उस जगह अफगानिस्तान का अगर उसका एक्सटेंशन हो गया तो वो उनके लिए बड़ी भारी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस वजह से शायद कहीं ना कहीं आप देखेंगे चीन जो है इस चीज को सॉर्ट आउट करवाने में लगा हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर था, है, और अगर उन्होंने अपनी हालात नहीं सुधारी तो वो बना रहेगा। लेकिन सर, ये बड़ी अजीब बात है कि जब उसको उसके घर में आग लगती है तो वो अफगानिस्तान को टारगेट करना शुरू करता है। उसको अपने घर की आग को भी तो सर खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पीओजे में उसकी आर्मी क्या करी, इस तरफ कोई ध्यान नहीं। मुल्ला मुनीर का नए नए पंगे लेने में लगा हुआ है सर। अब देखिए, जो पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है, वो पॉलिसी कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह पिटी है। इसी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर बार बार हमले करने की कोशिश करता है। देखिए, पाकिस्तान का एक ड्रीम था कि अफगानिस्तान जो है वो उनकी को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताएगा, दिलाएगा। और उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पाकिस्तान का 7वां सूबा, या जो भी उनके जितने सूबे, नेक्स्ट सूबा पाकिस्तान का वो अफगानिस्तान बनेगा। और ये वजह थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को पूरी दुनिया से आइसोलेट करके रखता था। अब क्या हुआ है, फर्क कहां आया है अंजू? फर्क इसलिए आया है कि जो आज की अफगानिस्तान की सरकार है, वो किसी की भी हो, तालिबान है, ये है, वो है, वो बात अलग विषय है। लेकिन वो सरकार पूरी विश्व के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ लगातार कांटेक्ट में है। अब जब वो उनका कांटेक्ट इतना बढ़ गया है और पूरी दुनिया से वो डील कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का ये जो उनका मंसूबा था कि इनको हम अपना 7वां सूबा बना लेंगे, वो कहीं ना कहीं पिट चुका है, मार खा गया है। इस वजह से वो बौखलाए हुए हैं। आप याद करिए, जब अमेरिकी फोर्सेस वहां से आनंद फानंद में दौड़ी थी अपने $62 अरब का असला बारूद वहां पर छोड़ करके, तब पाकिस्तान कितना अपबीट था। पाकिस्तान की एक महिला मेरे ख्याल से मिनिस्टर थी या कोई थी, उसने ये कहा था कि अरे हम अब इंडिपेंडेंस हो गई, अब इंशाल्लाह ये तालिबान हमें कश्मीर फतेह करके देंगे। ये उनके स्टेटमेंट है। आज वही अफगानिस्तान उसी पाकिस्तान की नाक में दम करके बैठा हुआ है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप मुझे बताएं, आप एक सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान चाहता है कि उसकी सॉवरेनिटी को एक कोने में रख के और वो वही करे जो कि वो चाहे, क्योंकि उनको ये लगता है कि तालिबान तो मैंने बनाया था, मेरा बच्चा है, उसको वो कैसे मेरे खिलाफ बातचीत कर सकेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा भारी पाकिस्तान के साथ इशू है। और पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है वो पूरी तरह से फ्लैट हो गई है। और अफगानिस्तान पूरी दुनिया के साथ आज की तारीख में इंडिपेंडेंटली इंटरैक्ट कर रहा है। और यही चीज पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रही, और इसकी वजह से पाकिस्तान हर चीज का ब्लेम उनके ऊपर डाल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं हर बार कि भारत इसका हमारे हाथ शामिल है, तो आप भाई जब यूं कह रहे हो कि आपका हाथ भारत का हाथ है, तो एक पटाखा इस तरफ भी चला के देख लो, आपका क्या होता है। भाई आपने क्या किया? कराची में हमला हुआ, आपकी खुद की नाकामी की वजह से वो हमला हुआ। एक ऐसे हेडक्वार्टर पर हमला हुआ जो कि बॉर्डर भी गार्ड करता है और जो कि एंटी टेरर एक्टिविटीज में शामिल है। तो सोच समझ के उसके हेडक्वार्टर के ऊपर कराची के हाट में जाकर के हमला हुआ। आपने कहा भारत जिम्मेवार है, तो फिर आ जाओ,
आपने क्या किया, अफगानिस्तान पे जाकर के 3 एयर स्ट्राइक्स कर दिए। तो मेरा ये मानना है कि ये पाकिस्तान, इसकी इसमें खीज, झुंझलाहट, बौखलाहट ज्यादा है बजाय किसी और चीज के। और वो हमले कहां किए? सिविलियंस के ऊपर। 40-50 लोग आपने मार दिए। कभी क्रिकेट प्लेयर्स मार देते हो, कभी किसी मेंटल असाइलम के में जहां बेचारे लोग ड्रग एडिक्ट्स को का ट्रीटमेंट हो रहा है उनको आप खत्म कर देते हो। आपकी औकात ही यह रह गई है। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की मोस्ट अनप्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस में से एक है, और इसी वजह से वो इस प्रकार के टारगेट्स को एंगेज करते हैं। उनका अपना आप देखिए, ये बात भी सब सारी दुनिया जानती है कि अपने F-16 का प्रयोग उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपने खुद के लोगों के खिलाफ किया। आप मुझे बताओ, फाइटर जेट्स का प्रयोग आप अपने देश में अपने खुद के लोगों के खिलाफ कर सकते हो? उसकी भी वजह ये है। एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि ये जो डूरंड लाइन की समस्या है, पाकिस्तान और डूरंड लाइन और अफगान नेशनलिज्म, जो पश्तूनों को 2 भागों में बांटा अंग्रेजों ने, उसकी वजह थी ब्रिटिश। उसके इतिहास में बता सकता हूं लेकिन बहुत लंबा। आपको यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने उसको कभी भी समस्या नहीं समझा। यही वजह है। एक और चीज, उनकी सोच, अगर उसको वो एक समस्या समझते और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते तो इसका कोई जवाब हो सकता था। तो मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी पूरी तरह से फेल रही है, और उसकी वजह से वो बार बार बौखलाहट में ये करने की कोशिश कर रहा है। सर, पाकिस्तान के दर्द में हमारे देश की एक जमात को भी बड़ा दर्द होता है। फिलिस्तीन के दर्द में भी वो रोने गाने लगते हैं। अभी यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि फिलिस्तीन में बहुत सारे बच्चों को मारा इजरायलियों ने और उनको खत्म करने का प्लान है इजराइल का, वगैरह वगैरह। उसको लेकर हमारे देश की विपक्ष की नेता है, वो वैसे तो कभी बोलती नहीं है, हिंदुओं पर अत्याचार हो तो कभी नहीं बोलती। आर्टिकल लिख रही थी सोनिया गांधी, उन्होंने आर्टिकल लिखा कि भारत सरकार चुप क्यों है, इजराइल ने कितने सारे बच्चों को टारगेट किया फिलिस्तीन में। सर, इनको याद नहीं आता कि जब इजराइल के अंदर 2023 में, शायद अक्टूबर का महीना था, जब महिलाओं और बच्चों की बेरहमी से हमास ने हत्या कर दी थी, उस वक्त तो कोई आर्टिकल नहीं लिखा गया था। देखिए अंजू, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। कुछ पार्टियों का, कुछ नेताओं का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है वोट बैंक कंसोलिडेशन। आपको मैं बता रहा हूं, इतनी चीजें हुई हैं, कहीं कोई बातचीत आप दूर की छोड़ें। जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में अत्याचार हुआ मोहम्मद यूनुस के समय, वो नोबेल प्राइज विनर के समय, उस समय कोई आर्टिकल नहीं आया। ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ कुछ अपने वोट बैंक को साधने की कवायद है। उनको कोई उनके साथ सिंपैथी नहीं है, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो मेरे सोच विचार से मानव इतिहास की सबसे घृणित घटना थी। 7 अक्टूबर को जहां 2-2 महीने के बच्चों को उनकी माओ के सामने अमन के अंदर डाल करके जला दिया गया जिंदा। अमानवीयता की पराकाष्ठा अंजू। कोई इनके मुंह से आवाज नहीं निकली किसी के भी। उसकी वजह यही है कि उससे जो कंसोलिडेशन होते होते कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो जाता। अब जब हम बात करते हैं, ये भी छोटी सी बात बता रहा हूं, जब आप बात करते हैं कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष का साथ ये हो गया, फिर आपने कुछ नहीं कहा। यही स्टेटमेंट अगर जब मादुरो को पकड़ के ले गए थे अमेरिका, उस टाइम पे आपने क्यों नहीं पूछा कि मादुरो के राष्ट्राध्यक्ष को पकड़ के ले गए, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे, आप क्यों नहीं हमला कर देते अमेरिका के ऊपर? अब वो कहते हैं कि भाई आप जाकर के इजराइल पे हमला कर दो। अमेरिका क्या चाहते हैं? जब आपका जो हॉर्मुज में किस्सा हुआ था, उस समय भी वो कह रहे थे कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं। जो एक्शन होता है, मैं आपको एक बात बता सकता हूं, बिल्कुल न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह से, एक सैनिक के तौर पे बता सकता हूं कि भारत की जो विदेश नीति इस पूरे संघर्ष के दौरान और पिछले 10-12 वर्षों में रही है, वो बहुत सटीक और बहुत कामयाब विदेश नीति रही है। ये मेरा मानना है, इसके बारे में बाद में। तो ये जो बात हो रही है, जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, ये आर्टिकल्स अगर सबके लिए साथ साथ लिखे गए होते, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर भी इसी आवाज ने कुछ कहा होता, और वही जो क्यूबा में हो रहा है या और भी कहीं अमेरिका कर रहा है, तब भी वही बात होती। कुछ भी नहीं है, लेना देना सिर्फ इससे है। और इसी वजह से पाकिस्तान और ईरान
और कोई वजह नहीं है। तो मैं आपको ये बताने, मैं खुद, हम मानते हैं इस बात को, किसी भी व्यक्ति की जान जा रही है, मैं तो यूं कहता हूं कि कराची में भी जान क्यों जाए, बलूचिस्तान में भी जान क्यों जाए, किसी भी व्यक्ति की जान जाना ये कोई कोई अच्छी चीज तो नहीं है। लेकिन आपका रिएक्शन सिलेक्टिव और सिर्फ एक प्रकार की चीज को आगे बढ़ाने के लिए हो, ये कहीं से भी जायज और उचित नहीं है। और मेरा ये मानना है कि इनको जो कह रहे हैं वो कहने दीजिए। हमारी विदेश नीति बहुत सशक्त और बहुत बेहतर है और हम अपनी उस नीति पर चल रहे हैं, और उसी की वजह है 35वां हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है आपके माननीय प्रधानमंत्री को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इस बात से भी कहीं ना कहीं बौखलाहट होगी। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपनी विदेश नीति में इस प्रकार के कोई भी दबाव बनाने के प्रयास से कुछ तब्दीली करने की आवश्यकता नहीं है। हम सही दिशा और सही दशा से आगे बढ़ रहे हैं। बात इनको याद ही नहीं है कि क्या क्या हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे हमारे भारत का झंडा लेकर के पाकिस्तानी लोग भी आए हैं, जो कि भारत के जहाजों में बैठ करके उनको हमने यूक्रेन से बाहर निकाला है। ये कहने की बातें हैं, इनका अपना एक एजेंडा है। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं, आज का आम भारतीय इस चीज को बेहतर तरीके से समझ चुका है। उसको इन तमाम रिएक्शंस ये क्यों हो रहे हैं, किस चीज से प्रेरित हैं, क्या कंसोलिडेशन किया जा रहा है, क्यों हमारे को बांग्लादेश के बाहर जब हम बॉर्डर बनाते हैं तब आपको तकलीफ होती है, फेंसिंग करते हैं तब आपको तकलीफ होती है, जब हम वहां पर बांग्लादेश के साथ जब कहते हैं एसआईआर के मार्फत जो घुसपैठी हैं उनको निकालते हैं तब तकलीफ होती है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, उनका उद्देश्य राजनैतिक लाभ उठाना है, आपदा में अवसर ढूंढना है। और यही वजह है कि पिछले 1989 से लेके आज तक कांग्रेस को कभी भी आप देखिए इस राष्ट्र की जनता ने स्वीकारा नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देखो कि पाकिस्तान में बौखलाहट तो इसलिए भी होगी ना क्योंकि शांति दूत बना फिर रहा था और बात तो सिरे चढ़ी नहीं। और अभी भी आप देखो फिर से यूएस और ईरान के बीच कैसे हालात बन गए, दोनों एक दूसरे पर कहीं ना कहीं ड्रोन से हमले कर रहे हैं। क्या इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों साख के मामले में, नाक के सवाल के मामले में एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं? दोनों को लगता है कि हमने युद्ध जीत लिया, दोनों अपनी जीत बताने में लगे, इसलिए सब कुछ हो रहा है। अंजू देखो, इसको भी मैं थोड़ा सा और जो मीडिएटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मीडिएटर्स ने या मैसेंजर्स ने जो काम किया है, वो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें जो परसेप्शन एक पर तरफ दिया गया है और जो परसेप्शन दूसरी तरफ दिया गया है वो उसमें विरोधाभास है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है। और आज जिस प्रकार से वहां सिचुएशन हाथ से दोबारा निकलने की परिस्थिति में आ गई है, उसका भी बहुत बड़ा जिम्मेदार असीम मुनीर है। ये बात बिल्कुल क्लियरली दुनिया को पता होनी चाहिए। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से, आप कल परसों का स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ का कि ईरान की जीत में हमारी जीत है। आप अगर मीडिएशन कर रहे हैं तो एक साइड की जीत के साथ आप अपनी जीत को जोड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका समझ चुका है इस बात को, और वो समझ क्या चुका है, वो पहले से समझे हुए हैं। तो एक बात को, दूसरी बात क्या है कि देखिए, अब ईरान के पास कोई और चारा नहीं है। ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ एक हथियार रह गया है और उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो किसी कीमत पे इसको निकलने देना चाहते नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, थोड़ा सा टफ भाषा का मैं प्रयोग लूंगा, कि ये जो रिजीम है ईरान की, ये एक जिहादी रिजीम है। ये वही माइंडसेट वाली रिजीम है जो आज पाकिस्तान में असीम मुनीर का जो माइंडसेट है। और ये जो जिहाद से जन्नत तक का सफर इसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसके कारण ये पूरा गेम चल रहा है। अब जब ये समझौता हुआ, अंजू ये समझने की बात है, ये समझौता जब हुआ तो ईरान के जो ये कट्टर लोग हैं उनको शायद लगा कि जिससे ईरान की पॉलिटिकल एसेंडेंसी कहीं ना कहीं नजर आई, कहीं ना कहीं ये नजर आया कि पजेश्कियान और गालिबाफ और ये लोग निर्णय ले रहे हैं। शायद इनकी अपनी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी, उनका ताकत में कमी उनको लगी, मुश्तबा को और IRGC को। तो उसके जैसे ही इनको पैसे मिलने की खबर आई तो पहला काम उन्होंने किया कि हम हथियार खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, हम हमास को दोबारा बना देंगे, हिजबुल्लाह को ये कर देंगे। ये जो माइंडसेट है अंजू, ये कभी बदलेगा नहीं, और इसी वजह से तनाव फिर बढ़ा है।
इसके लिए पूरी तरह मेरा आकलन है, पूरी तरह जिम्मेवार ईरान। जब आपने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, तो अगर कोई ओमानी टेरिटोरियल वाटर से कोई शिप जा रहा है तो उसके ऊपर आप हमला कैसे कर सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी शिप जाएगा वो जिस रास्ते से हम बताएंगे वहां से जाएगा और वो हमें पैसे देके जाएगा? ये कैसे कर सकते हैं आप? हॉर्मुज खुला हुआ है, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, ओमान के पानी से कोई निकल रहा है, उसके ऊपर हमला कर दिया, फिर दोबारा हमला कर दिया। तो ये जो इस सीज फायर को जो तोड़ा गया है वो मात्र इस ईरान की तरफ से तोड़ा गया है। और इसकी मैं वजह बता रहा हूं, क्यों मैं पाकिस्तान का नाम लेना चाहता हूं। इसकी वजह यह है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें से जो 4-5 कोर इश्यूज हैं, उन कोर इश्यूज के ऊपर कोई भी बातचीत ना तो हुई ना उसके जब तक आप उन कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं करोगे। मैं बता देता हूं कोर इश्यूज। न्यूक्लियर उन्होंने कहा बाद में बात करेंगे, हॉर्मुज आप हालत देख सकती हैं, प्रॉक्सीज कोई बात नहीं है, मिसाइल एंड ड्रोन कोई बात नहीं है, रिजीम कोई बात नहीं है। तो जब कोर इश्यूज के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है तो कहां से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का कोई तालमेल बन पाएगा या इस पर। तो आज की परिस्थिति वहां पर फिर तनावपूर्ण हो गई और मुझे इसी बात का संदेह है कि आने वाले समय में शायद और वहां पर आप एस्केलेशन देखें। लेकिन आज जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, दोनों ईरान और अमेरिका नहीं चाहते एस्केलेट करना। ईरान इकोनॉमिकली अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ईरान की परिस्थिति बहुत खराब है, 40% वो तबाह हो चुका है, उसका इन्फ्लेशन पता नहीं कहां का कहां चला गया है, लोगों को खाने को कुछ नहीं है, ईएमआई पर लोग रोटियां खा रहे हैं। ये कहने की बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं ये इस परिस्थिति में ईरान तो वो भी नहीं चाहते ये एस्केलेट हो, और क्योंकि उनको पैसा चाहिए। अब जो हमले किए हैं ईरान ने, आप देखो बहरीन पे कर रहा है, वो कुवैत पे कर रहा है, यूएई में नहीं कर रहा, क्योंकि शायद यूएई ने कुछ इनको क्योंकि इतने डेस्परेट है ईरानी आज पैसे के लिए, क्योंकि पैसे के बगैर ईरान की परिस्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। और पाकिस्तान ने उनको एक बहुत अजीब व गरीब सिचुएशन में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं फंसा दिया है। और ये जो ड्राफ्ट बना था एमओयू, उसमें बहुत बड़े मेरे हिसाब से फॉलीज हैं और कोर इश्यूज को उसमें कहीं भी जगह नहीं दी गई है, और यही वजह है कि वो बार बार ये उभर करके आता रहेगा। लेकिन सर, इजराइल भी तो कतई नहीं चाहता ना कि ये सीज फायर हो या ये डील हो ईरान और यूएस के बीच में। उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? वो तो हमास हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने पर उतारू है और वो तो मानेगा भी नहीं। तो ऐसे में क्या माना जाए? ये सच में आपको लगता है कि एक कोने में बैठकर ईरान और अमेरिका ने कोई सीज फायर के लिए डील कर लिया, वो कभी धरातल पर लागू हो सकती है बिना इजराइल के? देखिए, इजराइल के लिए इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, एग्जिस्टेंशियल इशू है इजराइल के लिए। तो इजराइल करेगा जो करना है। अब हम हिजबुल्लाह को समझते हैं, हिजबुल्लाह लेबनान नहीं है, हिजबुल्लाह लेबनान की आर्मी भी नहीं है। हिजबुल्लाह वो आतंकवादी संगठन है जिस पर यूनाइटेड नेशंस ने 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन निकाला है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए, उसको निरस्त्र किया जाए। और ये जब तक निरस्त्रीकरण हिजबुल्लाह का नहीं होगा तब तक इस चीज का सोल्यूशन नहीं निकल सकता। जिस प्रकार से हमास को उन्होंने लगभग अगले 20-25 सालों के लिए खत्म कर दिया है, उसी प्रकार से हिजबुल्लाह को भी इतना कमजोर करना होगा कि सारी दुनिया इस बात को मानती है सिवाय ईरान के। और वो उनको लगातार, अब क्या इशू हो गया है कि जो इजराइल ने हिजबुल्लाह की हालत की है, उनके पास 1.5 लाख रॉकेट्स और मिसाइल्स थे। आप इमेजिन कर सकती हैं 1.5 लाख रॉकेट्स और मिसाइल, बड़े बड़े आर्मी के पास नहीं होता, वो उनके पास था। उसका 80% इन्होंने खत्म कर दिया है। इसीलिए हिजबुल्लाह, और जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, देखिए एक चीज और हो रही है, एग्रीमेंट हुआ है लेबनीज सरकार के बीच में और इजराइल के बीच में, और वो बिल्कुल क्लियर उन्होंने कहा है, क्लियर उसमें किया है कि भाई जो लेबनान की आर्मी है वो करें इनको आकर के निरस्त। वो भी नहीं चाहते। ये लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले कि ईरान अब हमारे आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करे। हिजबुल्लाह से लेबनान भी परेशान है। तो ये जब हम समझ जाएंगे कि लेबनान हिजबुल्लाह नहीं है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हिजबुल्लाह का डिसआर्म होना और हिजबुल्लाह को खत्म करना लगभग बहुत आवश्यक है, और ये सबके हित में है, और सबसे ज्यादा ये लेबनान के हित में है। एक चीज साथ के साथ में और बताता हूं आपको
कि हिजबुल्लाह क्या है, कि हिजबुल्लाह का गठन अभी नहीं हुआ है, 50-60 वर्ष पहले हिजबुल्लाह तैयार किया था। अब ये जब हिजबुल्लाह तैयार हुआ था, उसके बाद हिजबुल्लाह ने सिस्टमेटिकली लेबनान के हर महकमे में अपनी पैठ बना ली है। आज वो लेबनान की गवर्नेंस का हिस्सा है। लेबनीज आर्मी में ऐसे लोग हैं शायद जो कि हिजबुल्लाह के प्रति सहानुभूति रखते हैं। आप उस लेबनीज आर्मी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ या हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने में उनकी मदद करेगा? आज आप देखिए जो सिस्टम है लेबनान का, जो गवर्नेंस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, एक एक जो क्रिश्चियन जो होता है वो वहां का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है, एक सुन्नी मुसलमान वहां का प्रधानमंत्री होता है, और एक शिया मुसलमान वहां का पार्लियामेंट का या जो भी उसका इक्विवेलेंट है उसका स्पीकर होता है। अब ये जो स्पीकर है, इसके थ्रू हिजबुल्लाह को तैयार किया है ईरान ने एज ए प्रॉक्सी। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ईरान है, क्योंकि ईरान चाहता है कि वो वहां का दादा बने और इस्लामिक उम्मा का भी वो बेताज बादशाह बन जाए। इस वजह से उन्होंने 13 या 14 उन्होंने आतंकवादी छोटे छोटे संगठन पूरे पश्चिम एशिया में फैला रखे हैं। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये वो कुर्द, पता नहीं कहां कहां। और ये लड़ाई आज, ये समझिए आप, आज भी स्टेटस जो हूती और सऊदी अरब का युद्ध चल रहा है, आप गूगल अगर आप करेंगी अंजू, तो उसका स्टेटस है ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट है। आज हूती ने, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 1/3 यमन की भूमि पर और लगभग 70% यमन की आबादी के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हूती यमन नहीं है, हिजबुल्लाह लेबनान नहीं है, हमास फलस्तीन नहीं है। ये सब आतंकवादी संगठन है, इनको खत्म करना जरूरी है और यही इजराइल लगातार कर रहा है। और मैं आपको बता सकता हूं, जब तक वो कन्विंस नहीं हो जाएंगे कि उन्होंने हिजबुल्लाह को जिस लेवल तक उनको डेग्रेड करने की जरूरत है कर दिया है, तब तक ये खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। भारत को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। पड़ोसी देशों में जो कुछ हो रहा है उस पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। लेकिन इतना भी सच है सर कि भारत अपनी विदेश नीति में बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और भारत के अंदर बैठे हुए उस जमात को भी मिर्ची लग रही है जिनके इंटरेस्ट कुछ जातियों में है, कुछ समुदायों में है, वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन पाकिस्तान जो है सर, वो अपने ही खेल में बुरी तरह से घिर गया है और ऐसे में अगर इजराइल कोई फायदा उठा ले आने वाले दिनों में तो कहा नहीं जा सकता। मुल्ला मुनीर इस वक्त इजराइल के टारगेट पर तो है ही। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।